गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा हम कर रहे थे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मेनली हमने मैकेनिक्स से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर में हमने हीट से रिलेटेड, एंड इन टूडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज विच इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखो बेटा, जैसे हमने एसआई सिस्टम में बात की थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें हमने मेनली 4 क्वांटिटीज को यूज कर लिया था, लेंथ, मास, टाइम, देन टेम्परेचर। टुडे हम यूज करेंगे अपनी जो 5th फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल हम आई यूज करते हैं। बड़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इसको डिफाइन करने की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है दैट इज द एम्पियर, या सिंबल हम यूज कर सकते हैं ए, और डायमेंशन यूज करते हैं हम ए, और आई भी यूज कर सकते हैं। तो 5th फंडामेंटल क्वांटिटी थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट है इसकी एम्पियर, एंड जो डायमेंशनल फार्मूला है इसके लिए दैट इज ए, और समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो ए की जगह यहाँ पे यूज कर लेता है आई। तो दोनों ही सही हैं, ए भी यूज कर सकते हैं और आई भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोर्शन से रिलेटेड अगर हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करें तो हमारी जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम रीड करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज Q, that is equals to IT, that is the IT। बेटा हमने 10th क्लास में हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था, वहां पे हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द करंट। I is equals to Q upon T, the rate of flowing of charge, the rate of flowing of charge that is known as the electric current, the rate of flowing charge। तो Q इक्वल टू क्या होगा IT। Q की यूनिट है एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकंड, और इसके लिए चार्ज के बारे में, 2 चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में कुलाम्स, साइंटिस्ट कुलाम्स ने बताया था, तो उन्हीं के नाम पे चार्ज की यूनिट यूज करते हैं हम कुलाम। अगर इसकी डायमेंशन देखें तो बेटा आई भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एम और एल, यहाँ मास और लेंथ का कोई रोल नहीं है, तो M0, L0, T, A, या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AT। तो चार्ज का फार्मूला है IT, इसकी डायमेंशन फार्मूला हमारे पास आया AT। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी
न्यूटन पर कूलाम। इसकी यूनिट क्या मिलेगी? न्यूटन पर कूलाम। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाएं, फोर्स का फार्मूला होता है mlt-2, चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला at, ये लिखा हुआ है at, देन mlt-3a-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? mlt-3a-1। बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, रोल सारा फार्मूलाज का है। फार्मूला जितना अच्छे से हमें याद होगा, डायमेंशनल फार्मूला बनाना हमारे लिए उतना ही इजी रहेगा। थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा ये सब फार्मूले हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो एक बार हम वहां से दोबारा रिवाइज करें, थ्योरी पढ़ें, क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो फार्मूला याद रखना इजी हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम। तो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलाम, और इसकी जो एसआई यूनिट यूज की जाती है नॉर्मली, दैट इज द वोल्ट। जो इसकी एसआई यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी होती है? वोल्ट। अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला at, then that is become ml2t-3a-1. So this is the dimensional formula of the electric potential ml2t-3a-1. बेटा that is very important. ये फार्मूला हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा आगे के जो 3-4 डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे, उसमें हम अगर इसको डायरेक्टली याद रख पाए इस डायमेंशन को, तो हमें काफी हेल्प मिलेगी। याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको ब्रेक करके बनाएंगे। बट अगर हमारे पास ये डायरेक्टली याद हो जाता है तो हमारा टाइम बचेगा डायमेंशनल फार्मूला बनाने में। चलो मैं जैसे दिखाता हूं। हम बात करते हैं अब रेजिस्टेंस की। बेटा मोस्ट ऑफ द फार्मूला यू आर स्टडी इन क्लास 10th। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स V इक्वल टू IR। तो R इक्वल टू क्या बनता था बेटा? V अपॉन I। R इक्वल टू क्या बना? V अपॉन I। तो अब जो मैं बात कह रहा था आपसे, अगर हमें पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट याद है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो कैसे, ml2t-3a-1 और I तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, तो ये क्या बन गया? A। तो देखो ml2t-3a-1, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। डिवाइडेड का डायमेंशन फार्मूला होता है A। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया? ml2t-3a-2। ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला याद है किसका? पोटेंशियल का। अदरवाइज इन द इनिशियल कंडीशन हमें नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बार आप देख लीजिए, ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है? पोटेंशियल का, ml2t-3a-1। इसको हमने डिवाइड किया किससे? करंट से डिवाइड कर रहे हैं। करंट का डायमेंशनल फार्मूला A है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? ml2t-3a-2। अदरवाइज अगर हमें नहीं याद है तो उसको हम ब्रेक करना स्टार्ट करें। देखो पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क अपॉन चार्ज। और देखो पोटेंशियल की जगह हमने क्या लिख दिया? वर्क अपॉन चार्ज डिवाइडेड बाय I तो था ही, तो क्या फार्मूला बना? वर्क अपॉन चार्ज इंटू करंट। वर्क अपॉन चार्ज इंटू करंट। अगर इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट बनेगी वोल्ट पोटेंशियल के लिए पर एम्पियर।
वोल्ट, पोटेंशियल के लिए आई, और जो एसआई यूनिट यूज करते हैं दैट इज द ओम। ये भी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, और इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है ओम के लिए, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो ये हमारे पास क्या होगी, यूनिट। अब अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला पे हम चले हैं तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ये तो हमें याद ही है, mL2T-2। फिर क्या आया, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, AT। करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, A। तो अब देख लो, mL2, ये T-2, और ये एक T जब न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा तो -1 में जाएगा। यहां अगर कुछ भी नहीं लगा तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, 1। तो जब ये न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा तो क्या जाएगा, -1, तो -2 और -1 -3, A माइनस, ये देखो ये फर्स्ट A और ये सेकंड, तो A-2, दैट इज A-2। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली याद रखेंगे तो हमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा भाई, हम डायरेक्टली लिखे पोटेंशियल का mL2T-3 A-1 डिवाइडेड बाय A, तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं mL2T-3 A-2। तो दीज आर द dimensions which are related to the electricity, charge, electric field, electric potential, resistance. नेक्स्ट है बेटा रेजिस्टिविटी। देखो बेटा, रेजिस्टेंस का हमने क्या बनाया डायमेंशन, एक बार नोट करके रख लेते हैं, mL2T-3 A-2, mL2T-3 A-2। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। That is also known as the specific resistance. That is denoted by rho. That is denoted by rho. इसका फार्मूला होता है बेटा R into A by L. R into A upon L. देखो बेटा, 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो R इक्वल्स टू रो, सॉरी, रेजिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बेटा देयर आर 4 फैक्टर्स, वहां पे 4 फैक्टर्स थे। 10th के सिलेबस में 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा एरिया होगा, चार्ज को मूव करने के लिए उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा, चार्ज को मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा। इसको इस प्रकार से हम समझते थे, जैसे ये गेट है, अगर ये गेट छोटा है जिसका एरिया क्या है, स्मॉल है, तो एक टाइम में एक ही पर्सन निकल सकता है, ठीक है। अब अगर उसके रास्ते में हम ऑब्स्टेकल लगा दे तो उसको निकलने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। बट अगर ये एरिया ही क्या है बेटा, बहुत बड़ा है, गेट कुछ इस साइज का है, तो अगर यहां ऑब्स्टेकल लगा है तो वो पर्सन क्या है, यहां से निकल जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R इज इक्वल टू, यहां पे हम कांस्टेंट यूज करते थे रो, तो दिस इज द रेजिस्टेंस। तो अगर रो का फार्मूला देखें तो रो का फार्मूला क्या बनेगा, RA/L, RA/L। तो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, ओम। A/L, A का यूनिट सबसे डायमेंशन फार्मूला के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर।
मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल। एरिया की जगह हम क्या लिखें, मीटर स्क्वायर, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, तो ये हमारे पास क्या बन गया ओम मीटर। तो ये हमारे पास क्या बना ओम मीटर। अब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें अपने, तो बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं कोशिश करना या तो पोटेंशियल का या रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फार्मूला हम याद कर पाए। अगर डायरेक्ट फार्मूला याद होगा तो काफी हेल्प मिल जाएगी हमें। रेजिस्टेंस का ML2T-3A-2, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ML2T-3A-2, एरिया का L स्क्वायर और लेंथ का L। रेजिस्टेंस का ML2T-3A-2, एरिया का L स्क्वायर, लेंथ का L। एक L से एक L कैंसल, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या बना ML2, 2 और 1 ये 3, 2 ये रे, यहां पे एक 1 बचा 3, ML3T-3A-2, ML3T-3A-2। नेक्स्ट आता है बेटा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस G से डिनोट करेंगे, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज ऑफ द चार्ज, अपोज ऑफ द करंट, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है करंट का फ्लो होना। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट क्या होगा कम होगा। फ्लो ऑफ करंट कम होगा मींस कंडक्टेंस कम होगा। तो G एंड R मींस कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इसकी यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो 1/ओम मींस इसकी यूनिट बनेगी ओम इनवर्स। इसकी यूनिट क्या बनेगी ओम इनवर्स, जिसको यूजली हम कह देते हैं साइमन। तो इसके लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं साइमन, या ओम के सिंबल को हम उल्टा करते हैं। ओम का जो सिंबल है वो सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, तो उसके सिंबल को हमने क्या कर दिया अपोजिट। दिस सिंबल इज यूज फॉर द कंडक्टेंस, दैट सिंबल इज नोन एज द साइमन। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं साइमन, या इसकी यूनिट आप क्या कह सकते हो ओम इनवर्स। तो अब देखो बेटा, अगर रेजिस्टेंस की डायमेंशन मुझे याद है तो जस्ट उसका क्या ले लें रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर हमें याद है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमें किसकी डायमेंशन मिल जाएगी कंडक्टेंस की। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है ML2T-3A-2, ML2T-3A-2। अब इसका रेसिप्रोकल ले, रेसिप्रोकल लेने का मतलब जिस डायमेंशनल फार्मूला पॉजिटिव में है वो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, और जो नेगेटिव में है वो किस में हो जाएगी पॉजिटिव में। तो क्या बनेगा डायमेंशनल फार्मूला M-1 L-2 T-3A-2, M-1 L-2 T-3A-2। 7 specific conductance, yeah, that is also known as the conductivity। इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से, दैट इज 1/ρ। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, इसी प्रकार से कंडक्टिविटी जो है दैट इज रेसिप्रोकल फॉर द रेजिस्टिविटी। बेटा रो का फार्मूला हमने क्या लिखा था RA/L, तो सिग्मा का फार्मूला क्या बनेगा L/RA। क्या बनेगा L अपॉन, जस्ट इसका रेसिप्रोकल RA/L का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या मिलेगा L/RA। अगर इसकी यूनिट करें बेटा, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा ओम इनवर्स
मीटर इनवर्स। क्या मिलेगा हमें? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइमन। ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइमन। तो क्या बन जाएगा? साइमन मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर। साइमन मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर। अब इसकी डायमेंशन देखो बेटा, जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टिविटी, जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी की डायमेंशन है हमारे सामने, तो इसका रेसिप्रोकल लें, m-1 L-3 T3 A2, m-1 L-3 T3 A2। तो बेटा दीज 7 टर्म्स, जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी। अभी कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, अब इनको नोट कर लेना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, बेटा काफी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इन दोनों की डायमेंशनल फार्मूला हमें क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है अच्छे से कैसे बना है, क्या होगा, तो रिमेनिंग जो 5-7 फिजिकल क्वांटिटीज और हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये देखो कूलम्ब्स लॉ आता है, समझना इसको अच्छे से पहले, फिर हम इसके बारे में डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे। बेटा कूलम्ब ने क्या बताया था? दो चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देम। द फोर्स between two charge is directly proportional to the product of two charge and inversely proportional to the square of distance between them। मीन्स एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम एज्यूम कर लें R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब जो उन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी या रिपल्सिव फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। तो इनका प्रोडक्ट लेंगे तो दैट इज Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, देन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दिस इज द K। तो हमारा फार्मूला क्या बना? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। This K is known as the electrostatic constant। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। चलो पहले ना इसके बारे में अपने कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में। तो यहां से डायरेक्ट मैं ये आपको बता दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पे मैंने ये आपको पूरा बना के दिखाया, कूलम्ब्स लॉ क्या था। तो यहां से आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का फार्मूला क्या बना? F R स्क्वायर, ये R स्क्वायर इधर चला गया, डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो क्या फार्मूला बन रहा है? K इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, तो बेटा अब हमारे लिए ये बहुत ही आसानी से इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, R की डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, कूलम्ब की क्या होती है बेटा? चार्ज। कूलम्ब की क्या, चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो ये क्या बन जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये यूनिट हमारे पास क्या बनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फोर्स के लिए न्यूटन, R
दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज द चार्ज, Q1 फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज, Q2 सेकंड पार्टिकल का चार्ज है, तो दोनों क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर, तो यूनिट क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब अगर इसकी डायमेंशन लिखें अपने, तो फोर्स की डायमेंशन mL/t-2, डिस्टेंस की डायमेंशन L2 डिवाइडेड बाय फोर्स की डायमेंशन mL/t-2, रेजिस्टेंस सॉरी r यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन फार्मूला L का स्क्वायर, r स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है 80, तो ये 80 फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए भी 80, तो देखो बेटा कितना बनेगा, m, एक L ये रहा, दो ये रहे, तो कितने हो गए टोटल 3t-2, ये -1 ऊपर गया, ये -1 ऊपर गया, तो टोटल कितने हो गए 4, t-4 a-2, mL3t-4 a-2, this is the electrostatic constant, this is the dimensional formula of the electrostatic constant, this is the formula of the electrostatic constant। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता कहाँ है, जो कुलाम्स ने लॉ दिया था भी दो चार्ज के बीच में द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वहां पे जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं, दिस कांस्टेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब आओ इस पे, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। तो बेटा रिलेशन होता है k = 1/4πε0, दिस इज द रिलेशन, k = 1/4πε0। अगर हम डायमेंशनल मेथड से देखें तो 4π क्या हो गया, एक नंबर है, 4π तो क्या है, एक नंबर है, और बेटा नंबर की कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो मींस k और ε0 एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल, k और ε0 क्या हो गए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। ये k के लिए हमने यूनिट बना चुके हैं, k और ε0 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, तो जो यूनिट है और जो डायमेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो देखो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट था वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से डायमेंशन के लिए भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले ले, तो यहाँ m की पावर कितनी है 1, तो इसके लिए कितनी बन जाएगी m-1, यहाँ l की पावर कितनी है 3, तो दैट इज बिकम l-3, t की पावर -4 दैट इज t4 एंड a-2 बिकम a2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P से डिनोट करते हैं, दैट इज 2ql, इसका फार्मूला होता है 2ql, तो बहुत ही आसान सा हो गया, 2 तो एक नंबर है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, q क्या है चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला कूलम्ब, l क्या है लेंथ, लेंथ का मीटर, तो कूलम्ब मीटर इसकी यूनिट बनेगी, कूलम्ब मीटर इसकी क्या बनेगी, यूनिट। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, चार्ज के लिए क्या आ जाएगा at, लेंथ के लिए क्या आ जाएगा l, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया m0LTA, m0LTA। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फाई इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F/Q इंटू ए, E की जगह क्या लिखा F/Q, एरिया की जगह एरिया रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने क्या लिख दिया F/Q, F न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और अगर इसकी डायमेंशन बनाएं तो डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन mLt-2, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज की डायमेंशन AT, चार्ज की डायमेंशन AT। तो ये आ जाएगा बेटा किसके इक्वल? m, टोटल L हो गए 3t-3a-1, mL3t-3। देखो बेटा mLt-2 ये किसका है? फोर्स का। AT किसका है? चार्ज का। L स्क्वायर लेंथ का। तो m, एक L ये रहा, 2L ये रहे, तो टोटल 3, ये t ऊपर जाके -1 में t-3 a-1। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद ये नीचे चला गया हो। mL3t-3 a-1, mL3t-3 a-1। क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? तो बड़े ही इजी वे में आपको क्या करना है, फार्मूलेज पे फोकस ज़्यादा करना है। जैसे जैसे फार्मूले आपके माइंड में सेट होते जाएंगे वैसे वैसे डायमेंशनल फार्मूला बनाना हमारे लिए इजी हो जाएंगे। बेटा डोंट ट्राई टू रट्टाफिकेशन करने की, डायमेंशन को डायरेक्टली याद करने की कोशिश नहीं करना। कुछ डायमेंशन जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि वेलोसिटी Lt-1, एक्सीलरेशन Lt-2, इन दोनों के लिए मैंने आपको बोला ही था, याद करना ही करना है। फोर्स mLt-2, वर्क डन mL2t-2। तो बेटा एरिया L स्क्वायर, वॉल्यूम L3, एरिया का L स्क्वायर, वॉल्यूम का L3। तो कुछ छोटी छोटी डायमेंशंस जो हैं, डायमेंशन फार्मूला, वो डायरेक्टली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्टली आपके माइंड में अपने आप सेट होते चले जाएंगे। लेकिन जो डायमेंशन फार्मूला थोड़े से बड़े बनते हैं तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम बनाएं तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे मैंने पावर का बनाया था W/T, वर्क ये याद रखना है हमें, mL2t-2, टाइम का T, तो ये ऊपर चला गया तो mL2t-3। इसी प्रकार से आज जो हमने किया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बेटा याद कैसे रखो फार्मूले को, इस प्रकार से सोचो। कूलाम्ब्स लॉ क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का फार्मूला क्या बना? F R स्क्वायर Q1 Q2। तो ये तो सब याद है हमें। फोर्स mLt-2, R दैट इज द डिस्टेंस, Q क्या है? चार्ज। तो सबकी डायमेंशन हमें याद है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। और उतनी ही इजीली हम यूनिट लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। तो फार्मूलेज को बार बार प्रैक्टिस करना है और वहां से आप उसको बना बना के देखेंगे। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा कैपेसिटेंस, चार्ज एक्चुअली में कैपेसिटर जो डिवाइस होती है, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, उसी नेचर को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV। दिस C इज नोन एज द कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू क्या हो गया? Q बाय V। C इक्वल टू किसकी हो गया? Q बाय V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? Q बाय V। V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला मुझे पता है, क्या होता है पोटेंशियल का फार्मूला? W बाय Q। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? W बाय Q। तो यहां पे क्या लिखें? W डिवाइडेड बाय Q। तो W ये और Q क्या चला जाएगा? न्यूमरेटर में, 4 टर्म बन जाएगी, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो Q इंटू Q बाय W। Q डिवाइडेड बाय W। अगर इसकी यूनिट यहां से लिखूं तो कूलाम्ब, चार्ज की यूनिट कूलाम्ब पर वोल्ट, कूलाम्ब पर वोल्ट। पर एक्चुअली में इसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं कैपेसिटेंस के लिए, दैट इज द फेरेड। ये क्या होती है? फेरेड। C इज इक्वल टू Q बाय V। तो इसकी जो SI यूनिट है वो यूज की जाती है फेरेड। F से यूज किया जाता है, इसका सिंबल बनाया जाता है F, ठीक है।
बेटा फेराडे इज नॉट है, कई बार किसी बुक में ना फेराडे लिख दिया जाता है। द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फेराडे, द यूनिट ऑफ द कैपेसिटी इज फेराडे, दैट इज द रॉन्ग। द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस फेरेड, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, फेरेड होती है। तो ये तो यूनिट हो गया। अगर इसका आप डायमेंशनल फार्मूला बनाएं, क्यू चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है क्या होता है, 80, चार्ज 80, तो 80 इंटू 80, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय, दैट इज द वर्क डन, ये तो हमें याद है, दैट इज mL2T माइनस 2। तो देखो बेटा टोटल क्या बना, m ऊपर जाके माइनस में, l भी ऊपर जाके माइनस में, t की पावर माइनस 2, ये 1 1 1 1 2, ये ऊपर जाएगी प्लस में, तो t की पावर 4, ये 1 और ये 1 2, a की पावर 2, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 t4 a2, दिस इज द कैपेसिटेंस। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने रिलेट की, दैट इज बेसिकली टू द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट। अब हम कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे बेटा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब हम थोड़ा सा मैग्नेटिक में इंटर करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इसके बारे में आपने अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी वी, एक ये भी फार्मूला है, F इज इक्वल टू वी आई एल। ये बेटा जब हम इन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे तब ये फार्मूले आपके सामने आएंगे। F इज इक्वल टू वी आई एल, दिस इज ऑल्सो द फार्मूला ऑफ द फोर्स। जैसे कि किसी कंडक्टिंग वायर में अगर मान लो आई करंट फ्लो हो रही है और कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड V में रखी गई है, तो लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हम फार्मूला यूज करते हैं VIL। ऐसे ही अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स का फार्मूला होता है QVB साइन थीटा। ठीक है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करते समय समझाऊंगा। भाई जो साइन थीटा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, या फिर आपके जो लोगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनकी डायमेंशन नहीं होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो F इज इक्वल टू QVB या F इज इक्वल टू VIL, तो दोनों फार्मूले हम यूज कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा सुटेबल लगे वहाँ से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल लेंगे। देखो ऐसी यहाँ से V इज इक्वल टू क्या बनेगा, F अपॉन IL, V इक्वल टू क्या बनेगा, F अपॉन IL। F न्यूटन, F की यूनिट न्यूटन, F क्या है फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, I क्या है करंट, करंट की यूनिट एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखो बेटा अब यहां पे एग्जाम में एक वो क्या खेल करता है, यूनिट के मामले में अगर मैं इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मीटर से डिवाइड भी तो किया जा सकता है, करना पड़ेगा हमें कंपलसरी। अगर इसको मेंटेन रखना है तो अगर न्यूमरेटर को मैं मीटर से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर से। न्यूटन इनटू मीटर, ये क्या बन गया, वर्क यानी कि जूल। तो कई बार वो जूल में दे देता है, तो हमारी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी यूनिट सही है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस आपकी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप डायमेंशनल फार्मूला यूनिट के बारे में सीखते जाएंगे तो ये चीजें अपने आप आपके दिमाग पे स्ट्राइक करने लग जाती हैं। चलो वापिस आते हैं अपने बेटा डायमेंशनल फार्मूला की तरफ। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2। करंट का होता है A, लेंथ का होता है L, L से L कैंसल, तो ML0T-2 A-1, ML0T-2 A-1। अब ये देखो बेटा इसकी जो SI यूनिट यूज की जाती है दैट इज द टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट यूज करते हैं वो क्या होती है, टेस्ला। और बेटा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था
एक फिजिकल क्वांटिटीज की एक से ज़्यादा यूनिट हो सकती है। इसको और भी अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको हम और भी अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे F को अगर मैं क्या करूं, पोटेंशियल की फॉर्म में भी ले जा सकता हूं, वर्क डन की फॉर्म में भी ले जा सकता हूं। भाई न्यूटन मीटर क्या बन गया आपका, ये वर्क डन बन गया। तो अगर इसको लिखें वर्क अपॉन आई इंटू मीटर स्क्वायर, सही है, ठीक है। अगर इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये W आई इंटू टी क्या बन जाएगा, देखो खेल देखो बेटा, W अगर इसको मैं T से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर स्क्वायर बना। W वर्क, IT क्या बन गया चार्ज, तो W बाय Q इंटू T अपॉन मीटर स्क्वायर या आर स्क्वायर, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल, ये क्या बन गया पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, टाइम की यूनिट सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट भी यूज कर सकते हैं। ये धीरे धीरे बेटा चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको देखते जाएंगे। तो इस पर इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने द्वारा उसी पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला F इजिकल्स टू VIL। याद रखो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, विल, डायरेक्टली याद रख सकते हैं। F इजिकल्स टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू विल, तो V इजिकल्स टू क्या आ जाएगा F अपॉन IL एंड न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला, ये याद रखना है टेस्ला। और अगर इसका डायमेंशन फार्मूला बनाएं तो फोर्स का, करंट का, लेंथ का, सबका डायमेंशन फार्मूला हमें पता है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला ML0T-2A-1। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सिमिलर जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसका फार्मूला F अपॉन IL इंटू ए, F अपॉन IL इंटू ए। नॉर्मली इसके लिए यूनिट यूज करते हैं वो डायरेक्टली वेबर ही यूज करते हैं। बनेगी यहाँ से भी यूनिट बन जाएगी आपकी न्यूटन मीटर पर एम्पियर, बट जो जनरली इसकी यूनिट यूज की जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, दैट इज द वेबर। तो अब इसकी डायमेंशन देखो बेटा, FI फोर्स MLT-2, एरिया L स्क्वायर डिवाइडेड बाय I करंट, लेंथ का L, एक L से एक L कैंसिल, तो क्या बना ML2T-2A-1, ML2T-2A-1। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और लास्ट आज की कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, कुछ भी दिया हो, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों की डायमेंशनल फार्मूला, दोनों की यूनिट क्या होगी सेम होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बेटा इसका फार्मूला होता है फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई। फाई हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, आई क्या है करंट। तो एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअली में कंडीशन क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये कोई वायर है, इस वायर में जैसे जैसे करंट की इंटेंसिटी, करंट का अमाउंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन की जगह हम यूज करते हैं कांस्टेंट, दैट इज द एल। दिस कोफिशिएंट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल का फार्मूला मेरे पास क्या बना, फाई अपॉन आई। एल का फार्मूला हमारे पास क्या बना, फाई अपॉन आई। फाई इसकी यूनिट वेबर, करंट की यूनिट एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, क्या बनी यूनिट, वेबर पर एम्पियर। और एल के लिए जो यूनिट यूज की जाती है दैट इज द हेनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या होती है, हेनरी। कोफिशिएंट ऑफ
सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो हेनरी, कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वेबर एंड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हेनरी। अब अगर इसकी डायमेंशन देखें अपने, तो देखो बेटा क्या बनेगी, क्या फार्मूला आया है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, फाई दैट इज वी ए। बेटा जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाता इसी प्रकार ब्रेक कर करके करें। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और वी क्या होता है बेटा, एफ अपॉन आई एल। तो ये देखो ये बना हमारे पास एफ अपॉन आई एल, ए का ए और एक ये आई। अब बड़ी आसानी से आप बेटा क्या कर सकते हो, डायमेंशन बना सकते हो, क्योंकि इन सब के बारे में हमें पता है। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए एल स्क्वायर, एरिया के लिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, करंट के लिए ए, लेंथ के लिए एल, ये क्लियर। भाई एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, फाई को हम क्या लिख सकते हैं वी ए, वी को हम क्या लिख सकते हैं एफ अपॉन आई एल। तो ये देखो बेटा क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज द फार्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। तो बेटा ये थी कुल टोटल फिजिकल क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, जिसकी यूनिट्स के बारे में और जिसकी डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में हमने 4 लेक्चर कंटिन्यूसली 4 लेक्चर के में हमने इन्हीं के बारे में समझा है। होता कि जनरली मैं आपको ये डायरेक्टली नोट्स भी दे सकता था, बट कैसे हमें फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले की हेल्प से किस प्रकार से हमें यूनिट बनानी है, किस प्रकार से हमें डायमेंशंस फार्मूला बनाना है, तो उसकी जितनी प्रैक्टिस हमें अच्छे से होगी, हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, हमारे लिए उतना ही इजी होता चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी प्रैक्टिस करते करते अपने आप उनका डायमेंशनल फार्मूला आपके माइंड में चला जाएगा। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, तो वो बुक करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो बेटा इनकी बार बार 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कल से हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। देयर आर 3 एप्लीकेशन, तो हर एक लेक्चर में हर एक एप्लीकेशन के लिए एक एक लेक्चर बनेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, किस प्रकार से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।